Hey everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video, we will try to discuss about DNA fingerprinting in simple way. So, let us start the video. As stated in the preceding section, 99.9% of base sequence among human इज सेम। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 99% जो बेस का सीक्वेंस होता है वो ह्यूमन डीएनए में सेम होता है, एक जैसा होता है। यानी कि कोई भी इंसान ले लो, उसका 99.9% जो बेस सीक्वेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब है कि डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो देखो, ऑलरेडी हमें एक बात पता है कि जो एक ह्यूमन का जो एक हैप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर जो बेस पेयर होता है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है, तो इट इज दिस डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि डीएनए के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डिफरेंस होता है जिसकी वजह से फिनोटाइप अलग। कहने का मतलब ये है कि 99.9% जो डीएनए होता है हर इंसान का सेम है, लेकिन जो 0.1% डीएनए है जो अलग होता है हर इंसान के अंदर, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप अलग दिखता है, जिसकी वजह से राम राम है, श्याम श्याम है, सबका शक्ल सूरत रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। इफ़ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, अगर किसी को दो इंसान के बीच में या दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो, या फिर किसी पॉपुलेशन में डिफरेंस निकालना है, तो जो सीक्वेंस द डीएनए एवरी टाइम कुड बी डाउंटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और डाउंटिंग, मतलब महंगा और डाउंटिंग टाइप टास्क है कि आप हर एक इंसान का, एक दो इंसान लो, दोनों के डीएनए को निकालो, दोनों के बेस पेयर को मिलाओ, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट ऑफ, इतना मान लीजिए कि हम लोग दो इंसान के इस सेट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंसिव लगेगा। ठीक है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए हम लोग किसी भी दो इंसान, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत कम वक्त में। ठीक है, और बहुत आसानी से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। यानी कि डीएनए सीक्वेंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है ना कि जो डीएनए होता है उसमें डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं उस सीक्वेंस में जो कि अलग होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है, और उसी की वजह से हर इंसान या हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं, और इस पॉइंट को, इस जगह को हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए वो पार्ट होता है डीएनए का, डीएनए सीक्वेंस का, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है। बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। क्योंकि कैसे पहचानेंगे कि ये रिपीटेटिव डीएनए है, वो ऐसे पहचानेंगे क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्ट्रेच होता है डीएनए का बार बार, मेनी टाइम्स। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient configuration। जब density gradient configuration हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो वहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे इसको आसानी से बताया जा सकता है, और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है वो बल्क डीएनए से अलग दिखता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पिक, जो बल्क डीएनए होता है वो मेजर पिक बनाता है, एंड द अदर स्मॉल पिक आर रेफर टू एज अ सेटेलाइट डीएनए। और जो दूसरे पिक यानी कि जो मेजर पिक रहेगा वो बल्क डीएनए का रहेगा, लेकिन जो इसके अलावा जो भी स्मॉल पिक बनेंगे वो सेटेलाइट डीएनए के बनेंगे। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, बेस का कंपोजिशन किस तरह का है, यानी कि एडेनिन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एडेनिन और थाइमिन ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंबाइन करते हैं, और गुआसिन और जो साइटोसिन है डीएनए के केस में ये दोनों कंबाइन करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, द सेटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी। यानी कि डिफरेंट बेसिस पे डीएनए का लेंथ किस तरह का है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट कितने हैं, इस सारे कैटेगरी को अगर देखा जाए, बेसिस देखा जाए, तो जो सेटेलाइट डीएनए होते हैं वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, जैसे कि मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट, etc. This sequence normally don't code for any protein, but they form a large portion of human genome। होता क्या है कि ये जो सीक्वेंस होता है ये किसी भी तरह के प्रोटीन को कोड तो नहीं करते हैं,
लेकिन ये लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है, ठीक है। तो एंड फॉर्म, ये पहला होगा कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है वो यही है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ये सब देखो जितनी भी चीज़ें सब में सेल होगा और सबके अंदर डीएनए सेल है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर डीएनए होगा। और फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल्स इन द फॉरेंसिक एप्लीकेशन। फॉरेंसिक लैब में जब तुम जाते हो तो फॉरेंसिक लैब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, ठीक है, वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्दर एज द पॉलीमराइजेशन आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, जैसा कि हम लोग को पता है कि पेरेंट से चिल्ड्रेन के अंदर डीएनए जाता है, यानी कि जो पेरेंट का डीएनए होगा उसका कुछ पार्ट चिल्ड्रेन में भी जाता है, ठीक है, सारा नहीं जाता लेकिन हाँ जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट के केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, ठीक है। एज पॉलीमराइजेशन इन डीएनए, जैसे जैसे डीएनए में पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए सीक्वेंस में, इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज एसेंशियल दैट we understand that DNA polymerization means in simple term polymerization यानी कि variation of genetic level arises due to mutation। म्यूटेशन ये क्यों, मतलब देखो म्यूटेशन हर लेवल पे कहीं ना कहीं तो म्यूटेशन होता है ना इवोल्यूशन के लिए, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि म्यूटेशन ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो ये वही बोल रहा है कि एज पॉलीमराइजेशन इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिक ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम में जो मैपिंग होता है उसके लिए डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। अब डीएनए का पॉलीमराइजेशन को ही हम लोग सिंपली पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर साइड इफेक्ट ऑन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर 4, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तुमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा, वही चीज़ और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, वही यहाँ पे बोल रहा है कि उसको याद करो, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक और इन द जर्म सेल। जो नया म्यूटेशन होता है में अराइज हो सकता है इन द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में, या तो वो सोमैटिक सेल में होगा नहीं तो जर्म सेल में होगा, यानी कि म्यूटेशन तो किसी भी सेल में हो सकता है, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। सेल दैट जेनरेट गैमेट इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जर्म सेल बोलते हैं कि वैसे सेल जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल गैमेट बनाता है उसी को हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit mutation, यानी कि अगर जर्म सेल की में कुछ म्यूटेशन हो गया तो ऑफकोर्स वो बच्चे में भी चला जाएगा, ठीक है, वही बोला है कि, और उसके बाद इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जर्म सेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ऑफकोर्स वो दूसरे में जाएगा और इस तरह से वो पॉपुलेशन में भी फैल जाएगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एलेलिक अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील्स चैप्टर। एलील क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर 4 में बता रखा है, आप वहाँ से जाके एक बार इसको देख लो एलील क्या होता है। तो वही बोला है कि एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, चलो यहाँ पे बताते हैं, एलील भी जीन की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंड टाइप का होता है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज अ डीएनए पॉलीमराइजेशन इफ मोर देन वन वेरिएंट होता है। जैसे स्ट्रैंड मैंने बोला तो वही यहाँ पे और आसानी से समझो, वेरिएंट होता है, ठीक है। एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इतना 0.01। एलील का जो फ्रीक्वेंसी अगर मान लो इतना है, इन सिंपल टर्म, हम लोग सिंपल टर्म में क्या समझ सकते हैं कि इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज़ ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशन, अगर कोई ऐसा म्यूटेशन है जो कि इनहेरिटेबल होता है पॉपुलेशन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इट इज़ रेफर टू एज डीएनए इसको हम लोग डीएनए पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसा म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हो गया है जो कि इनहेरिटेबल होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो उसको हम लोग डीएनए पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं।
The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence. The probability of such इस तरह का जो वेरिएशन होता है वो ऑब्जर्व होता है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में could be higher as mutation in these sequence may not have been immediate. ओके, अब बात करते हैं, ये कुछ खास नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by जेफरे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहली बार किसने इस टेक्निक को निकाला था, इन्वेंट किसने किया था, तो जेफरे ने किया था. उसने कौन सा डीएनए इस्तेमाल किया था, सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया था एज अ प्रोब के तौर पे. एंड दैट्स अ वेरी हाई डिग्री. प्रोब जो होता है उसके अंदर बहुत हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है. और इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट. ये आपको याद रखना है, VNTR यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट. इस टेक्निक में होता क्या है, साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन इसमें इस्तेमाल होता है. रेडियो लेबल VNTR प्रोब इसमें यूज़ होता है. क्या इसकी खासियत होती है, तो ऐसे डीएनए को पहले आइसोलेट किया जाता है, फिर उसके जैसे बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया था उसमें प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का मैंने बताया था आपको कि डीएनए को किस तरह से आइसोलेट किया जाता है सेल से. तो वही है कि पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पहले उसको काटना पड़ेगा डीएनए को, उसके बाद फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद करो जेल एग्रोजेल का इस्तेमाल किया गया था. फिर उसका ब्लॉटिंग यानी कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आ जाएगा, एग्रोजेल पे आ जाएगा, तो फिर उसको काटते हैं. काटने का जो प्रोसेस होता है उसको मैंने एक अलग से नाम दिया था, आप मुझे उसको कॉमेंट करो. फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे यानी कि डीएनए को. इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे प्रोब का, ठीक है, यानी कि एक अगर VNTR है तो उसका हम लोग मल्टीपल टाइम बनाएंगे. और फिर उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू फिर हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे. और इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.